Hello students, welcome all of you on the online platform of Competition Guru Coaching Institute. मेरा नाम है यश कीर्ति गोयल और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए मैं वो टॉपिक लेके आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी हाल ही में पंजाब कोऑपरेटिव बैंक की पोस्ट निकाली गई है। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक की पोस्ट निकाली गई हैं और लास्ट मंथ एसबीआई बैंक में भी पोस्ट निकाली गई थी क्लरिकल लेवल की। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक में भी क्लरिकल लेवल की पोस्ट निकाली है, कुछ ऑफिसर स्केल्स की भी पोस्ट निकाली है। ये जो नोटिफिकेशन है आप पंजाब कोऑपरेटिव बैंक या एसबीआई बैंक की ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं या कंपटीशन गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक और एसबीआई बैंक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर हम स्टडी करें तो वहां हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है, वो मिलता है टाइप्स ऑफ बैंक्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं अगर आपने किसी ने पहले नोटिफिकेशन देखा है पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का तो उसमें हमें 15 मार्क्स की बैंकिंग अवेयरनेस आएगी, 15 नंबर का बैंकिंग अवेयरनेस आएगा, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके अगर जो मुझे पॉइंट मिला वो मुझे ये पॉइंट मिला कि दो क्वेश्चंस जो हैं वो एक क्वेश्चन टाइप ऑफ बैंक और दूसरा क्वेश्चन उनके फंक्शंस के ऊपर पूछा गया। तो ये टॉपिक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो कि ये टॉपिक बच्चों को करवाया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड इट्स फंक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन से बैंक्स हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर में और उनके फंक्शंस क्या हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से बैंक्स हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंक, फिर कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट्स बैंक्स। ठीक है, इनमें से कई बैंक्स के आपने नाम सुने होंगे और कई बैंक शायद आपके लिए नए होंगे, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। हर टाइप के बैंक और उनके क्या फंक्शंस हैं प्रॉपर उसका मीनिंग डिटेल में बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप का बैंक है वो है सेंट्रल बैंक। हिंदी या पंजाबी में हम इसको कहते हैं केंद्रीय बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक। ठीक, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो किसी कंट्री में बैंक्स के लिए अपेक्स बॉडी के रूप में काम करता है। मतलब बैंक्स के लिए एक कंट्रोलिंग, एक रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में काम करता है जो सभी बाकी बैंक्स को संभालने का काम करता है। ठीक है, तो ये इंडिया में रोल कौन प्ले करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। ठीक है, ये तो मीनिंग हो गया सेंट्रल बैंक का। फिर अब इसके फंक्शन क्या है, काम क्या है? मेन फंक्शन क्या है जी सेंट्रल बैंक का? कि ये एक्ट करता है, काम करता है गवर्नमेंट के बैंक के रूप में, गवर्नमेंट के बैंक के रूप में काम करता है। मतलब जो हमारी सरकार है, ठीक है, यहाँ पे सरकार से मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक कौन सा होगा? आरबीआई। ठीक है, और वो गाइड करता है, निर्देश देता है और रेगुलेट करता है बाकी सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स को। पूरे कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं उनको गाइड करना, निर्देश देना और रेगुलेट करना, उनके लिए नियम बनाना, ये काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, और क्या क्या फंक्शंस हैं? गाइड करना बैंक्स को, इशूइंग करेंसी, इशूइंग करेंसी। ठीक है, कुछ कुछ
जो फंक्शंस हैं उन पर मैं आपको बोलूंगा कि स्टार पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है कि इंडिया में इशू करेंसी इशूइंग का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, अगर इसमें भी मैं आपको बताऊं, करेंसी में कौन सी करेंसी इशू करते हैं? 2 रुपए के नोट से लेके 2000 रुपए तक के नोट छापने का काम आरबीआई करता है। ठीक है, तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर के जो 1 रुपए का नोट है और बाकी जो सिक्के हैं उनको कौन बनाता है? उनको बनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले। कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी क्या होता है आगे? सेक्रेटरी के नाम पर, जो सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनके नाम पर ये 1 रुपए का नोट और बाकी सारे सिक्के बनते हैं। ठीक है, आरबीआई जो है वो करेंसी इशू करने का काम करता है, पर कौन सी करेंसी? 2 रुपए के नोट से लेके 2000 रुपए तक के नोट तक। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन क्या है आरबीआई का? इंप्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पहले ही अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। जिन्होंने देखा हुआ है उनको मॉनेटरी पॉलिसी का अच्छे से मीनिंग पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। अभी के लिए मैं आपको ब्रीफ में इसका मीनिंग समझा देता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो पॉलिसी जिससे देश में सप्लाई ऑफ मनी, कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट, उधार पे जो पैसा दिया जाता है उसको आरबीआई रेगुलेट करता है। पैसे की कितनी सप्लाई होगी, किस तरीके से सप्लाई होगी और पैसा कैसे लोन पे लिया या दिया जाएगा, उसको रेगुलेट करता है। तो कौन सी पॉलिसी के थ्रू रेगुलेट करता है आरबीआई? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। बाकी डिटेल लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी का हमारे एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। जो सारा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, जिसको हम कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, जो सारी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल मार्केट है, उसको सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, तो देखिए एक ही पॉइंट में से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन सीधा मीनिंग वाला क्वेश्चन के सेंट्रल बैंक क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सीधा मीनिंग वाला क्वेश्चन के सेंट्रल बैंक क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। तीसरा क्वेश्चन आरबीआई या सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या है? वो गवर्नमेंट के बैंक के रूप में काम करेगा। चौथा क्वेश्चन किसी भी कंट्री में करेंसी इशू करने का काम कौन करता है? उस कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है। उस कंट्री का सेंट्रल बैंक करेगा नोट इशू करने का काम। फिर इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? देश में सेंट्रल बैंक ही बनाता है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछा जाए इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर्स बैंक है। बैंकर्स बैंक है, ध्यान से समझिएगा। बैंकर्स बैंक से क्या मतलब है? बैंकर्स बैंक से मतलब है बैंकों का बैंक। बैंक्स बैंक मतलब जो भी बैंक्स हैं, जैसे आप अभी हम एसबीआई का नाम ले रहे हैं, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का नाम ले रहे हैं। ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास एचडीएफसी बैंक है या एक्सिस बैंक है। ये जो सारे बैंक्स हैं इनका आगे बैंक कौन सा है? इनका बैंक कौन सा है? वो कौन होगा? सेंट्रल बैंक ही होगा। ठीक है, क्योंकि यही इनको रेगुलेट करेगा और यही इनको गाइड करेगा। तो बैंकों का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। इंडिया के पर्सपेक्टिव में आरबीआई। ठीक है, और इसका क्या काम है? फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करना एंड द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। और कुछ फाइनेंशियल मैटर्स में गवर्नमेंट को भी सुपरवाइज करना। सुपरवाइज भी कह सकते हैं या आप यहाँ सजेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगा सेंट्रल बैंक किसी भी फाइनेंशियल मैटर में। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक। सेकेंड टाइप ऑफ बैंक है हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, अब ये आपको लिए ध्यान से समझना जरूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के लिए स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक है, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक है, तो इसका मीनिंग समझना जरूरी है कि ये बैंक है क्या। ठीक है, ये वो बैंक होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू चलते हैं। मतलब जितने भी कोऑपरेटिव बैंक होंगे उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। ठीक है, जैसे अभी पंजाब की हम बात कर रहे हैं, तो पंजाब का कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब, इसका मतलब जो पंजाब के कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? पंजाब गवर्नमेंट बनाती है। दे गिव शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं किनको? एग्रीकल्चर सेक्टर और एलियड एक्टिविटीज, ये आपको ध्यान से समझना है। एग्रीकल्चर सेक्टर और एलियड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर सेक्टर जिनका, वो एग्रीकल्चर सेक्टर जिनका कार्य क्या है, जो किस काम में लगे हुए हैं? फार्मिंग में लगे हुए हैं, जो फार्मिंग में लगे हुए हैं। और एलियड एक्टिविटीज, फार्मिंग के अलावा जो रूरल एरियाज में या एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री या फिशिंग, ठीक है, या फिर जो हमारा सेकेंडरी एग्रीकल्चर है जिसे हम फूड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी एग्रीकल्चर मतलब जिसे हम फूड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारा क्या है? हमारा एलियड एक्टिविटीज हैं। तो वो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर या एलियड एक्टिविटीज को लोन देने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ आया होगा। फिर हम कह रहे हैं कि वो लोन को किस तरीके का प्रोवाइड करेंगे? वो लोन किस तरीके का प्रोवाइड करेंगे? शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन कौन सा होता है? जो कि लेस देन 365 डेज के लिए होता है। मतलब 1 साल से कम का जो लोन होता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन। क्लियर है? फिर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं, बिकॉज जो ये लोन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को या एलियड एक्टिविटीज को, वो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको सस्ते रेट पे लोन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ती है। प्रोडक्शन के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी तो देश में विकास होगा, देश का विकास होगा तो समाज का सुधार होगा। इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक्स को ये कहा जाता है कि ये सोशल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। कैसे प्रमोट करते हैं? कंसेशनल लोन्स देके। अभी मैंने आपको कहा कि ये सस्ते रेट पे लोन देते हैं, तो सस्ते रेट पे लोन देने को हम बैंकिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कंसेशनल लोन। ठीक है, कंसेशनल लोन। तो जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो 3 टेयर में डिवाइड है, 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट टेयर, सेकंड टेयर और थर्ड टेयर, 3 टेयर में डिवाइड है। फर्स्ट टेयर होता है स्टेट लेवल, जो पूरी स्टेट में काम करते हैं, जो ऑल ओवर द स्टेट में काम करते हैं। उनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई भी रेगुलेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है और नाबार्ड भी रेगुलेट करता है। ठीक है, नाबार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, नाबार्ड बैंक है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये बनाया गया था 12 जुलाई 1982 को। कब बनाया गया था? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, आरबीआई के कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था क्योंकि वो सारे बैंकिंग सिस्टम को संभाल रहा था। तो आरबीआई ने एग्रीकल्चर सेक्टर के बैंक्स जो, या फिर जो रूरल बैंक्स होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, या जो कृषि बैंक होते हैं, खेतीबाड़ी वाले बैंक होते हैं, उनको संभालने के लिए एक अलग संस्था बना दी थी नाबार्ड के नाम से। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर बैंक्स को या रूरल बैंक्स को इंडिया में कौन संभालता है, कौन कंट्रोल करता है? नाबार्ड कंट्रोल करता है। क्लियर है?
ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये मेन एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को और एग्रीकल्चर से मिलती जुलती जो एक्टिविटीज हैं उनको लोन देंगे। तो इसका मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर नाबार्ड भी रेगुलेट करेगा। ठीक है, अब जो टियर 1 वाले बैंक हैं, मतलब जो ऑल ओवर द स्टेट में काम करते हैं, उनको पैसा कौन देता है? आरबीआई भी देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, नाबार्ड भी देता है। एंड मनी इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पब्लिक, देन वो पैसा पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोन की फॉर्म में। ठीक है, देन कंसेशनल सीआरआर एंड एसएलआर, उनको सस्ते रेट के ऊपर आरबीआई से लोन भी मिल जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स को सस्ते रेट के ऊपर आरबीआई से लोन मिलते हैं और उनका जो सीआरआर और एसएलआर का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सस्ता रहता है। ठीक है, ये सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे पॉइंट्स हमने मॉनेटरी पॉलिसी वाली वीडियो में कवर किए हैं। एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत आए तो आप वो मॉनेटरी पॉलिसी वाली वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। थर्ड, ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स। कोऑपरेटिव बैंक में मेंबर चुने जाएंगे और जो टॉप मैनेजमेंट, सबसे टॉप लेवल वाली मैनेजमेंट होगी, वो मेंबर्स अपने आप में से ही चुनेंगे। और इनका मालिक कौन होता है? टियर 1 वाले कोऑपरेटिव बैंक्स का स्टेट गवर्नमेंट ही इनका मालिक होती है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आया टियर 2, इसके बाद आया टियर 2। टियर 2 होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। ठीक है, तो इनको डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं, इनको हम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं। फिर टियर 3, ये किसी पर्टिकुलर विलेज लेवल पे काम करते हैं, इनको हम प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं, इनको प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि टियर 3 में कौन से कोऑपरेटिव बैंक आते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। और ये इनका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ऑपरेशंस, ये कहाँ काम करते हैं? सिर्फ किसी पर्टिकुलर विलेज में काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ बैंक, दैट इज कोऑपरेटिव बैंक। देन थर्ड, और मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, हिंदी में या पंजाबी में हम इसको कहते हैं वाणिज्यिक बैंक। सॉरी, हिंदी या पंजाबी में हम इसको कहते हैं वाणिज्यिक बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक। देखिए, कमर्शियल बैंक क्या है? ऑर्गेनाइज्ड अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, अगर आपने कोई कमर्शियल बैंक डालना है तो वो कमर्शियल बैंक कैसे डाल सकते हैं? आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। ठीक है, दे ऑपरेट ऑन ए कमर्शियल बेसिस, वो कमर्शियल बेसिस पे काम करते हैं। अब कमर्शियल बेसिस के क्या मतलब है? मतलब उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, फिर कमर्शियल जो बैंक्स हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, या प्राइवेट पर्सन्स के भी हो सकते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये प्राइवेट पर्सन्स के हैं, और जो एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। राइट, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट के, अलग अलग पर्सन्स के हो सकते हैं। देन दे टेंड टू ऑल सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, मतलब अब इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो सिर्फ रूरल सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। ये सिर्फ रूरल सेक्टर को लोन नहीं देंगे, ये रूरल सेक्टर के अलावा अर्बन सेक्टर वालों को भी लोन देंगे, या अर्बन सेक्टर वालों के साथ भी ये अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देन these banks do not charge concessional interest, कहते ये कंसेशनल इंटरेस्ट नहीं देते, मतलब ये कम ब्याज रेट पे लोन नहीं देते। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज हमने ऊपर ही पढ़ा कि जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है? वो प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अगर जब तक इनको आरबीआई नहीं बोलता कि आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो या सस्ते रेट पे लोन दो, तब तक ये अपनी अकॉर्डिंगली ही इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। Then public deposits are the main source of funds. Public deposits are the main source of funds. अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है?
वो जनता से ही आता है। जो हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं या हमारे हम एफडी करवाते हैं बैंक में, वही जो पैसा है ये कमर्शियल बैंक्स वाले आगे लोन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आपको इस वीडियो के बाद दूसरा एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स कवर करेंगे कि बैंक्स में कौन कौन से खाते खोल सकते हैं हम, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि पब्लिक कौन कौन से डिपॉजिट्स करवाती है बैंक्स में। ठीक है। देन कमर्शियल बैंक्स को फिर आगे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सीधा सीधा कहेंगे हम सरकारी बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब वो बैंक जिनका मालिक जो है वो प्राइवेट बंदा है कोई। और फॉरेन बैंक्स जिनका जो मालिक है वो फॉरेन की गवर्नमेंट या फॉरेन का कोई पर्सन है। ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक की एग्जांपल एसबीआई, प्राइवेट सेक्टर बैंक की एग्जांपल एचडीएफसी, फॉरेन सेक्टर बैंक की एग्जांपल काफी सारी हैं, एचएसबीसी है। ठीक है। फेडरल बैंक है और बार्कलेज बैंक है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास फॉरेन बैंक्स की भी। तो ये है कमर्शियल बैंक। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, अभी इसमें लिखा नहीं हुआ, मैं आपको ये अलग से बता देता हूँ। मेन फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक्स का, 3 फंक्शन होते हैं इनके मेन। टू डिपॉजिट, पहला फंक्शन क्या है, टू डिपॉजिट, ये लोगों का पैसा जमा करेंगे। टू लेंड, ये आगे लोगों को पैसा लोन पे देंगे। और थर्ड, टू मेक मेक पेमेंट्स at the time of at the time of withdrawal। ठीक है। टू डिपॉजिट, टू लेंड एंड टू मेक पेमेंट्स एट द टाइम ऑफ विड्रॉल्स, पैसा जमा करेंगे, पैसा लोन पे देंगे। और थर्ड पॉइंट मतलब जब भी आप पैसा निकलवाने चले जाएंगे ये आपको पैसा वापस देंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ जी बाद में आना या लंच ब्रेक के बाद आना। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप पैसा निकलवाने जाते हैं बैंक की जिम्मेवारी है, क्योंकि वो आपका पैसा जमा है तो वो आपको मना नहीं कर सकते कि आपको कब पैसा मिलेगा, आपको उसी टाइम पैसा बैंक वाले वापस देंगे। ये फंक्शंस हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स के। तो थर्ड टाइप ऑफ बैंक हो गया कमर्शियल बैंक। इसके बाद है रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी। ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स हैं जो कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर को। ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दूसरा और बैंक आ गया, पहला था कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा एक और आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर या रूरल सेक्टर के लिए रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। आरआरबी इंडिया में बनने शुरू हुए 1975 में अंडर द दे आर रजिस्टर्ड अंडर द रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। ठीक है। आरबीआई बनने शुरू हुए 1975 में और इनका एक्ट, इनका अधिनियम कब आया, 1976 में। याद रखिएगा। ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन बनता है इसमें। अगर तो क्वेश्चन में पूछा जाए आरबीआई एस्टैब्लिश कब होना शुरू हुए तो 1975 में। अगर वो पूछे आरबीआई एक्ट कब एस्टैब्लिश हुआ तो वो 1976 में। ठीक है। अब आरआरबीज में पैसा किसने किसने लगाया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है 50% पैसा, स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है 15% पैसा और बाकी कमर्शियल बैंक्स ने लगाया हुआ है 35% पैसा। क्लियर है। ठीक है। 1987 से 2005 के मध्य 196 आरआरबी बने। और अगर हम आज की बात करें 2005 ऑनवर्ड गवर्नमेंट स्टार्टेड मर्जर ऑफ आरआरबी। 2005 के बाद गवर्नमेंट ने आरआरबीज को मर्ज करना शुरू कर दिया और ये हमारे पास रह गए 82। ठीक है। 82। अगर मैं लेटेस्ट बात करूं तो 2015 में हमारे पास 54 आरआरबी रह जाते हैं। 2015 में हमारे पास 54 आरआरबी रह जाते हैं मर्ज होने के बाद। ठीक है। काम इसका हमें पता लग गया, काम क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर को लोन प्रोवाइड करना, वो भी कंसेशनल रेट पर, सस्ते रेट पर। आरआरबी कैन नॉट ओपन इट्स ब्रांचेस, कोई भी आरआरबी अपनी ब्रांच नहीं बना सकता। एक ही आरआरबी बनेगा, एक ही नाम से बनेगा, एक ही जगह पर बनेगा। बस होगा क्या, वो 3 ज्योग्राफिकल डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर सकता है।
3 ज्योग्राफिकल मतलब 3 जिलों में वो काम कर सकता है। क्लियर है? देन इसके बाद नेक्स्ट टाइप LAB, लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक बनने शुरू हुए 1996 में। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। लोकल एरिया बैंक कौन बनाता है? सिर्फ किसको परमिशन मिली हुई है लोकल एरिया बैंक बनाने की? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट लोगों को। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। लोकल एरिया बैंक्स ये हैं, ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर एस्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, सीधा सीधा डिफरेंस पता लग गया। कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 में एस्टैब्लिश होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। जो लोकल एरिया बैंक हैं ये सिर्फ कंपनीज एक्ट, ओनली कंपनीज एक्ट जो बना हुआ है 1956 का, वहां एस्टैब्लिश होंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी 4 ही लोकल एरिया बैंक हैं और ये सारे के सारे चारों साउथ इंडिया में वर्किंग है। क्लियर है? ठीक है, तो इनका इनका फंक्शन क्या है? बस जिस लोकल एरिया में ये एस्टैब्लिश्ड है वहीं पर ये पैसा जमा करेंगे और वहीं के लोगों को ये लोन प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के बैंक बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। इनमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। अब आप कहेंगे सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंडस्ट्रीज जो अगर तो वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, कुछ प्रोडक्शन का काम करती हैं, या कुछ होंगी जो सर्विसेज का काम करेंगी। ठीक है, या तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी? मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी, या वो इंडस्ट्री क्या करेगी? सर्विसेज का काम करेगी, सेवाओं का काम करेगी। तो इसमें उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, इन्वेस्टमेंट के वे में हम उसको डिवाइड करते हैं कि वो स्मॉल है या वो मीडियम है, ठीक है, और या वो लार्ज है। हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। वो किस बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंक बनाए गए, वो कौन से बनाए गए? सिडबी के नाम से, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइनेंसिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस बैंक। इन्होंने लोन क्यों प्रोवाइड करना है? स्मॉल इंडस्ट्रीज को नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। मतलब वो बैंक जो इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रमोट करेगा। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, इंपोर्ट मतलब आयात। ठीक है, तो निर्यात आयात बैंक, निर्यात और आयात बैंक। ठीक है, ये है एक्सिम बैंक। ये लोन किसको देता है? या अदर फाइनेंशियल असिस्टेंट, और भी कई तरह की फाइनेंशियल हेल्प देता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाली कंपनियों या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम करने वाले बिजनेसमैन को। राइट, और नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में हमने कर ही लिया। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है रूरल, हैंडीक्राफ्ट, विलेज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जो कि 1982 में बनाया गया था। तो ये स्पेशलाइज्ड बैंक हैं जो स्पेशली बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद है नेक्स्ट टाइप स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये बैंक्स जो हैं ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल में भी माइक्रो इंडस्ट्रीज को, स्मॉल फार्मर्स को, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है सोसाइटी का, उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जिनका कोई कंट्रोलर या रेगुलेटर या कोई करता धरता नहीं होता। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस, छोटे लेवल का फाइनेंस ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइप है पेमेंट्स बैंक। लास्ट टाइप है पेमेंट्स बैंक। ठीक है, पेमेंट्स बैंक हाल ही में लेटेस्ट बनने शुरू हुए हैं। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट है जो आरबीआई लेके आया था। इसमें क्या होगा? अकाउंट खोला जाएगा पेमेंट्स बैंक में, जिसमें आप 1 लाख रुपया ही जमा करवा सकते हो और आपको लोन या क्रेडिट उधार नहीं मिल सकता इन बैंक्स के जरिए। जैसे आपने सुना होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, आपने सुना होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक।
तो एयरटेल पेमेंट बैंक में क्या है, ये एक बैंक है, इसमें आप जाएं, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप इसमें एक टाइम में 1 लाख रुपया ही जमा करवा सकते हो, मतलब मैक्सिमम इसमें एक टाइम में नहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम में 1 लाख रुपया ही जमा हो सकता है। 1 लाख रुपया ही आपके इस अकाउंट में पड़ा रह सकता है। ठीक है, तो पेमेंट्स बैंक कौन कौन से हैं इंडिया में? एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो इंडियन पोस्ट ऑफिस वालों का है, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। क्लियर है? तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ बैंक, और साथ ही में हमने इनका मीनिंग किया और इनके अलग अलग फंक्शंस या अलग अलग रोल किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ बैंक्स। अब ऐसा नहीं है कि ये अलग से फंक्शंस हैं, ये वो फंक्शंस हैं जो सारे बैंक्स को निभाने पड़ते हैं, सारे ही बैंक्स को निभाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लोगों से पैसा लेना और उनका पैसा अपने पास जमा करना। प्रोवाइड डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी, देखिए दो तरह का विड्रॉ होता है। आप बैंक में पैसा निकलवाने जाते हैं, वो दो तरह से निकलवा सकते हैं, या दो तरीके का होता है, या तो वो होता है ऑन डिमांड, या वो होता है आफ्टर आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम, आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब ऑन डिमांड जब भी आप पैसा निकलवाने गए तब भी उस बैंक को पैसा वापस देना होगा, या फिर आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम, बैंक आपको बोल सकता है कि हाँ जी कुछ टाइम बाद, कुछ फिक्स टाइम के बाद ही आपका पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे आप एटीएम में गए, आपने कार्ड डाला अपना एटीएम कार्ड मशीन में, मशीन ने आपको पैसे निकाल के दे दिए, तो वो है आपका ऑन डिमांड विड्रॉल। आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम, जब आप पैसा निकलवाने जाते हैं और बैंक वाले कहते हैं कि नहीं कुछ फिक्स टाइम के बाद ही आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, जैसे कि एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट होता है। फिक्स डिपॉजिट में रूल क्या है आरबीआई के द्वारा? आरबीआई के द्वारा क्या रूल है कि जब हाफ टाइम पूरा होगा एफडी का तभी आप पैसा निकलवा सकते हो, उससे पहले नहीं। बाकी बैंक्स के अपने अपने प्रोविजंस होते हैं, कुछ ज़्यादा कमीशन काट के आपको हाफ टाइम होने से पहले भी पैसा वापस दे देते हैं। ठीक है, तो बैंक्स वाले क्या करते हैं, डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, लैंडिंग फैसिलिटी, जो पैसा जमा हो गया लोगों का, अब लोगों ने जो पैसा जमा किया है लोग उस पर ब्याज भी ढूंढते हैं, लोगों को इंटरेस्ट अर्न करना है, तो लोगों को इंटरेस्ट पे करने के लिए ये खुद भी इंटरेस्ट कमाएंगे, तो ये क्या करेंगे, लोगों का पैसा आगे लोन पे देंगे। फिर ट्रांसफर ऑफ फंड्स, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इश्यू ऑफ ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट बना के देते हैं। प्रोवाइड कस्टमर विद लोकर फैसिलिटी, लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम अपने वैल्यूएबल आइटम्स को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड रखा होता है, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, या हार्ड कैश ही हम लोकल फैसिलिटी बैंक में रख के आते हैं। और डीलिंग विद द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील करना। ठीक है, हमने फॉरेन में कोई पैसा भेजना है, वो भी बैंक वाले ही हेल्प कर देते हैं हमारी। हम यहाँ से अपने अकाउंट में पैसा डालेंगे और जिस फॉरेन के अकाउंट में पैसा डालना है वो उसमें उसकी करेंसी को उतना चेंज करके अपना थोड़ा कमीशन काट के फॉरेन के अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो नॉर्मल फंक्शंस हो गए ब्रीफ में। अगर हम इसका डिटेल पढ़ें, अगर हम इसका डिटेल पढ़ें कि फंक्शंस किस किस टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले आता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी दो ही फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स, या तो पैसा जमा करना और पैसा लोन पे देना, पैसा जमा करना और पैसा लोन पे देना। कैसे कैसे पैसा जमा हो सकता है, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा हो सकता है, एफडी के रूप में पैसा जमा हो सकता है, करंट डिपॉजिट करंट अकाउंट में पैसा जमा हो सकता है, और रेकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट में पैसा जमा हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए हम इनको इतना डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि इन टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के ऊपर आपको ये वाली वीडियो के बाद दूसरी वीडियो मिलेगी जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं और उनकी क्या क्या अलग अलग प्रोविजंस होती हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक का। पहला, लोगों का पैसा अपने पास जमा करना, वो किस किस फॉर्म में जमा कर सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट।
सेकंड फंक्शन है, सेकंड प्राइमरी फंक्शन है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस, पैसा लोन पे देना, उधार पे देना, या फिर एडवांस में देना। एडवांस में देना, एडवांस में देना क्या होता है, एक करंट अकाउंट नाम का अकाउंट होता है जो किनका खुलता है, सिर्फ बिजनेस फॉर्म्स के नाम पे ओपन होता है, बिजनेस फॉर्म्स के नेम पे ओपन होता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम यश कीर्ति गोयल है, ठीक है, मैं कौन सी एकेडमी में पढ़ाता हूँ, कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में। तो कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर का जो खाता होगा किसी बैंक में, वो कौन से टाइप का खाता होगा, करंट अकाउंट के नाम का खाता होगा। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, एडवांस पेमेंट की आपको फैसिलिटी मिलती है, एडवांस पेमेंट की आपको फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, कि आप एक महीने में 10,000 रुपये जमा करवा सकते हो और कुछ टाइम के बीच में आपको वो पैसा वापस जमा कराना होगा और आपको ब्याज भी नहीं लगेगा अगर उतने ही टाइम में आपने पैसा जमा करवा दिया। तो एडवांस में भी आपको पैसा मिल जाता है करंट अकाउंट में, जिसे हम कहते हैं एडवांसेस, ठीक है। तो वो एडवांसेस किस रूप में मिलते हैं, वो बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में मिलते हैं, मतलब जितना आपने पैसा जमा करवाया है आप उससे ज़्यादा निकलवा सकते हो। कैश क्रेडिट्स, सीधा कैश की फॉर्म में लोन मिल गया, लोन मिल जाते हैं 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए। और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जब भी कोई सामान खरीदा जाएगा ईएमआई के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए आपने मोबाइल परचेज किया या आपने लैपटॉप परचेज किया या घर का कोई सामान खरीदा आपने ईएमआई के ऊपर, तो वहां क्या होगा, उसमें जो शॉपकीपर है जिससे आप मोबाइल लेके आए हो, वो आपसे कुछ पेपर्स पे साइन करवा लेगा और वो अपने पास रख लेगा सिक्योरिटी के रूप में, ताकि आप कल को डिसएग्री ना करें कि हाँ जी मैंने यहाँ से कुछ उधार पे खरीदा था। अब वो जो बिल होता है, वो जो सिग्नेचर वगैरह करवाता है आपके, वो करवाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, वो करवाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, मान लीजिए आपने 50,000 का कोई लैपटॉप लिया, ठीक है, और शॉपकीपर ने आपको वो दे दिया। कुछ ही दिन बाद शॉपकीपर को पैसों की जरूरत पड़ गई, तो शॉपकीपर क्या करेगा, बैंक में जाएगा, बैंक वालों को आपके सिग्नेचर किए हुए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगा, उनको बोलेगा कि हाँ जी मैंने उस मिस्टर ए नाम के पर्सन से 50,000 रुपये लेने हैं आने वाले कुछ टाइम में, पर मेरे को पैसा अभी चाहिए, आप ये बिल रख लीजिए और जो अपना कमीशन काटना है, जो अपना चार्जेस काटने हैं वो काट लीजिए और मुझे 50,000 के बाद जो चार्जेस काटने के बाद जो अमाउंट बचती है वो मुझे दे दीजिए। आपको मिस्टर ए वाली पेमेंट मिल जाएगी। जब भी मिस्टर ए का टाइम कंप्लीट होगा पेमेंट देने का, आप मिस्टर ए से पेमेंट ले लेना। तो बैंक ये भी हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो ये तो है हमारे प्राइमरी फंक्शन। इसके बाद है सेकेंडरी फंक्शंस, के प्राइमरी के अलावा भी कुछ और फंक्शंस बैंक वाले करते हैं। कौन कौन से, एजेंसी फंक्शंस और यूटिलिटी फंक्शंस, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एजेंसी फंक्शंस और यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन मतलब बैंक वाले अपने कस्टमर के एजेंट के रूप में काम करेंगे, बैंक वाले अपने कस्टमर के एजेंट के रूप में काम करेंगे। एजेंट का काम क्या होता है, अपने जो प्रिंसिपल है, मतलब जो उसका मेन बॉस है, उसके कहे अनुसार काम करना। तो बैंक भी आपके कहे अनुसार काम करता है। क्या क्या कहे अनुसार काम करता है, पेमेंट के ट्रांसफर करता है, फंड ट्रांसफर करता है, पीरियोडिक कलेक्शंस, जो भी आपकी कलेक्शन होती हैं, आपको कोई डिविडेंड मिला शेयर बेच के या शेयर खरीद के, आपकी सैलरी, आपकी पेंशन या कोई जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उसको कलेक्ट करता है बैंक आपके बिहाफ पे, ठीक है। फिर पीरियोडिक पेमेंट्स, आपने कोई पेमेंट पे करनी है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वो आपके बिहाफ पे आपको मंथली पे करते हैं। जैसे अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो पेटीएम में ऑप्शन आता है मंथली पेमेंट्स का। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की डिटेल भर दी, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा पेटीएम में अपने पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ जी आपका बिल आ गया है, और वो आपसे पूछेंगे क्या हम भर दें बिल या नहीं। अगर आप ओके करोगे अपना कि हाँ जी हम पेटीएम के थ्रू बिल भर दिया जाए, पेटीएम वाले आपके बिहाफ पे आपका बिल भर देंगे, आपके अकाउंट में से पैसा कट हो जाएगा, ठीक है। फिर कलेक्शन ऑफ चेक, जो आप चेक चेक अगर आपको कहीं से मिला तो उसको क्लियर करने का काम बैंक करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अगर आप
किसी और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, डिबेंचर्स खरीदना चाहते हैं, तो वो भी उसमें हेल्प करता है बैंक। उसको सर कौन सी सर्विस कहते हैं बैंक की? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और बाकी अदर ट्रस्टी फंक्शन, अदर एजेंसी फंक्शन भी करता है, जैसे कि वो कस्टमर के बिहाफ पे एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर, एडवाइजर के रूप में काम करता है। क्लियर है? देन है यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शंस मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स को जिनसे उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है या जिससे उनको उनका काम करना आसान हो जाता है। जैसे कि इशूइंग ऑफ क्रेडिट या ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? मान लीजिए आप घूमने जा रहे हैं, आप यूएसए में घूमने जा रहे हैं, अमेरिका घूमने जा रहे हैं, ठीक है। अब अमेरिका में डॉलर चलता है, ठीक है, और हमारे यहाँ रुपी है, और रुपी और डॉलर के मुकाबले जो है $1 जो है वो लगभग पहुंच गया है 72 रुपए के करीब, ठीक है। इसका मतलब हमें 72 गुना ज्यादा पैसा लेके जाना पड़ेगा यूएसए में खर्च करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यूएसए घूमने जा रहा हूँ, मैं वहां पे 1 लाख रुपया लेके जाना चाहता हूँ घूमने फिरने के लिए, पर मुझे ये भी डर है कि मैं इतना ज़्यादा पैसा कैश में लेके जाऊँगा तो कल को कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो बैंक वाले क्या करते हैं, एक चेक बना के दे देते हैं ट्रैवलर्स चेक के नाम से, कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ यूएसए में और मुझे एक चेक बना के दे दिया जाए। तो वो चेक मैं यूएसए के किसी भी बैंक में जाके पैसे निकलवा सकता हूँ, ताकि ट्रैवलिंग के टाइम पे मुझे कैश हैंडल करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, सेफ कस्टडी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वो लोकल फैसिलिटी देते हैं। प्रोवाइडिंग कस्टमर विद फैसिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन में आपने कोई पैसा भेजना है, फॉरेन में आपके कोई पैसे का लेन देन करना है, तो वो भी आपकी हेल्प कौन करता है? बैंक्स करते हैं। इसके बाद अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स होता है शेयर्स को बेचने में मदद करते हैं, कंपनियों के शेयर बिकवाने में मदद करते हैं बैंक। फिर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, जैसे सस्ते रेट पे लोन देना, या सरकार ने जो पेंशन प्रोवाइड करनी होती है, या जो आपने अगर सुना हो कि जो 60 साल से ऊपर की विधवा औरतें हैं तो उनको जो है एक अलाउंस मिलता है, विडो अलाउंस मिलता है। तो ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में गवर्नमेंट की हेल्प करना बैंक का काम है। फिर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, और मैंने बैंक को बोल दिया कि हाँ जी मैं एक नया प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, मुझे उसकी रिपोर्ट बना के दो, तो बैंक वो भी मेरे बिहाफ पे कर सकता है, और स्टैंडिंग गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई बिजनेसमैन हूँ और मेरे किसी बैंक के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, पर मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है और मुझे किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो सप्लायर कहता है मैं आपको रॉ मटेरियल तो परचेज कर दूंगा, मुझे गारंटी दे दो कि हाँ आप पेमेंट लेके भागोगे नहीं। तो बैंक वाले कभी कभी अपने अच्छे वैल्यूएबल कस्टमर्स की गारंटी भी ले लेते हैं किसी थर्ड पर्सन के आगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे यूटिलिटी फंक्शंस। बाकी अगर आपको यूटिलिटी फंक्शन और डिटेल में करने हैं तो ये भी सारे प्रोवाइड किए हैं, ये भी डिटेल में लिखा हुआ है कौन कौन से यूटिलिटी फंक्शन होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये जो नोट्स हैं इनका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपना जीमेल आईडी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? लास्ट में एक पॉइंट रह जाता है यूटिलिटी ऑफ बैंक्स। लास्ट में एक पॉइंट रह जाता है यूटिलिटी ऑफ बैंक्स, कि बैंक्स से हमें फायदा क्या है? बैंक्स से हमें फायदा क्या है? देखिए बैंक्स जो है वो पैसे की स्मूथ सप्लाई स्मूथ सप्लाई ऑफ मनी में हेल्प करते हैं। स्मूथ सप्लाई ऑफ मनी में हेल्प करता है बैंक, ठीक है। अनडेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम इज नॉट ओनली ए इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ ए कंट्री। ये क्या लिखा हुआ है? ये बैकवर्डनेस लिखा हुआ है, ये लीजिए, ठीक है। कहते हैं एक कंट्री को अगर प्रोस्पेरस होना है, ग्रोथ अपनी अच्छी करनी है, तो उसका बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर कोई कंट्री में अंडर डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम प्रॉपर विकसित नहीं हुआ, तो वो इकोनॉमी बैकवर्ड तो है, इकोनॉमी बैकवर्ड तो है ही है, साथ में कुछ और नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं।
तो बैंकिंग सेक्टर का होना एक बहुत ही फायदेमंद है। फायदेमंद क्यों है? जो बैंक हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट के साथ डील करते हैं, ठीक है, मतलब लोन के साथ डील करते हैं। अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा भी पड़ा है तो वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करवाने में आपकी हेल्प करते हैं, जिससे इकोनॉमी में पैसे की जो सप्लाई है या पैसे की जो डिमांड है वो मेंटेन रहती है। द बैंक्स इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, वही सेम बात, पैसे की आई चलाई में बैंक्स जो है वो हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद दे एनकरेज द हैबिट ऑफ सेफ चैनल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर बैंक हमारी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो हमें एक विश्वास रहता है कि हाँ जी बैंक वाले गारंटर के रूप में बैठे हैं, तो एक सेफ चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाता है बैंक्स के रहते हुए। एंड बाय एनकरेजिंग सेविंग्स, हम बैंक्स में अपनी सेविंग्स जमा करते हैं तो उससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जुड़ जाता है कंपनीज को लोन देने के लिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस महीने 1000 रुपये बचाए, किसी और व्यक्ति ने 2000 बचाए, किसी और व्यक्ति ने 5000 बचाए, किसी और व्यक्ति ने 10,000 बचाए, तो छोटी छोटी सेविंग्स लोगों की इकट्ठी करके एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है, जो कि आगे कंपनीज में इन्वेस्ट करने में, कंपनीज को लोन देने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसलिए एक अच्छे बैंकिंग सिस्टम का इकोनॉमी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इससे पहले आपको, ये वाली वीडियो से पहले आपको इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री की वीडियो मिली होगी, जिसमें हमने बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि सॉरी, कि इंडिया में कैसे बैंक्स बनने शुरू हुए, कौन सा पहला बैंक बना, कैसे कैसे बैंक बने, आरबीआई कैसे बना, वो सारी वीडियो में अवेलेबल है इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के टॉपिक में। और एक आपको मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो मिला होगा, जिसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया है कि आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और उसको कैसे रेगुलेट करता है। और फिर हमारा ये वीडियो है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बैंक और बैंक्स के फंक्शंस किए हैं। क्लियर है? ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए, तो ये पूरी वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए इस टॉपिक को, बिकॉज इस टॉपिक को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आता है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई ऑन टाइम किया जाएगा, सभी डाउट्स को आपको क्लियर करवाया जाएगा। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट की वीडियोस पाइए, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।